नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और इस बार का यूपीएससी का पेपर के अगर एनालिसिस हम लोग करें तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछे कि सर पेपर कैसा आया था। तो मैं आपको बता दूं, पेपर कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन 10% ऐसे क्वेश्चन जो थे जो फैक्चुअल बेस पे थे, जबकि 70% कंसेप्चुअल बेस पे थे और 30% जो थे 10% फैक्ट बेस पे थे, 70% कंसेप्ट बेस पे थे, 80% 20% ऐसे थे जो कंसेप्ट विथ फैक्ट बेस पे थे। तो ये कुल मिलाकर जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो टफ था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत ही टफ थे। लेकिन हाँ, हर स्टूडेंट अगर पिछले साल भर का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है और खासकर ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ा है तो बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। उसी के सीक्वेंस में आपको मैं बता दूं कि आज हम लोग जो यूपीएससी का पेपर की जो एनालिसिस करने जा रहे हैं उसमें ध्यान देना है आप कि हम लोग सेट बी का यूज किए हैं। ये जो पेपर है वो सेट बी का है और ध्यान देना कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग एनालिसिस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ आपको ये भी मैं बताऊंगा कि रियल में किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं और उस तरीके को किस तरीके से आप एग्जाम हॉल में बैठ के अच्छे से कर सकते हैं। तो आप पहले ये देखें, पिछले अगर हम लोग बात कर लें कि 2012 से लेके 2023 के तक अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 2000 अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चंस के सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से पूछा गया है, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स से 16 क्वेश्चंस पूछे गए, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे गए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 8 क्वेश्चंस पूछे गए, बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन है। इस तरीके से यह टोटल जो है वो आपका 100 क्वेश्चंस है। और इस 100 क्वेश्चंस में आपको नियमतः जो अटेम्प्ट करना है 60 के करीब अटेम्प्ट करना है, जिसमें ह्यूमन एरर 10% होता। तो अगर 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो फिर भी आप 50 प्लस में रहेंगे। अब इसी के अनुमान से आप देख सकते हो कि कुछ सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जो केवल प्री को क्वालिफाई करा देते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी इस कदर होनी चाहिए कि आप प्री क्वालिफाई कर सकें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अपने स्टूडेंट को भी और जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए इन सबसे मैं कहता हूं कि आप पहले टारगेट कर लें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है जिससे पढ़ना है जो कि प्री बेस और आपके अच्छे मार्क्स आ सके, प्री बेस पर अच्छे मार्क्स आ सके। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस कैंडिडेट ने अगर केवल एनसीईआरटी क्लासिक से लेके 12 तक की कुछ सेलेक्टिव बुक्स और सेलेक्टिव चैप्टर का स्टडी किया है उसका प्री इस बार बहुत अच्छा गया है। और आपको मैं बता दूं कि अगर एनसीईआरटी के डायमेंशंस में आपने पढ़ा है, जिसको 360 डिग्री डायमेंशन या फिर मल्टी डायमेंशनल स्टडी प्लान जो कहते हैं, अगर उस बेस पर आपने स्टडी किया है तो प्री आपका कभी रुकेगा नहीं। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि यह पहला क्वेश्चन जिस तरीके से बात करता है, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि इस पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था। यह महासंघिक
जो था बौद्ध धर्मों के, ये मुख्यतः जो आप देखोगे कि यह आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान देना, यह आंध्र प्रदेश में स्थित था। ये कहां स्थित था? आंध्र प्रदेश में स्थित था। महासंघिक आपको पता भी होगा, जैनिज्म के दो पार्टों में डिवाइड किया गया और ये महासंघिक जो था आंध्र प्रदेश में था। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें कि प्राचीन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्तूपा की संकल्पना मुख्यतः बौद्ध संकल्पना है, एकदम सही है। स्तूपा आमतौर पर अवशेषों और नीचे पैगार होता था, यह भी सही है। तो ये है आप देख सकते हो द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बौद्धिस्ट इन ओरिजिन। स्तूपा जनरली, या देखोगे ये जो बात करी गई है दूसरा भी सही है। तो इसलिए इसमें केवल दो, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो बात करेंगे कि ये केवल दो, ये ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन दक्षिण भारत में, भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुरचिरी किस रूप में विख्यात थे? तो यह मुख्यतः अगर हम बात कर लें, ये मुख्यतः अगर हम बात कर लें तो ये मुख्यतः सी पोर्ट के रूप में हुआ करता था। इसे पोर्ट के रूप में भी डिफाइन किया गया है। तो ये देखोगे पुम्हार और ये मुचीरी वेल नोन एज द, ये साउथ इंडिया में आप देखोगे कोरकई, ये मुख्यतः पोर्ट के रूप में डिफाइन किया गया था। अब हम बात कर ले कि ये एक्सप्लेन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ, ये इसमें एक्सप्लेन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ, जो ये आप देखोगे कि ये बट किरतूतल, ये जो बात करी गई है किरतूतल की प्रथा की स्पष्ट में ये बात करी गई है। तो ध्यान देना, ये किंग डिफीटेड द बैटल ऑफ कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय द स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। इसमें कहा गया कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन का अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना होता है। इसलिए इसमें जो आपके ऑप्शन डी है, उस ऑप्शन डी ही सही है। इसमें आप देखेंगे कि ये ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित कर लिया था। तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखोगे कि इस तरह के, ये कोई यादवा, या आप हम बात कर लें, इसमें पहले होयसल की बात कर लें, गढ़वाल की बात कर लें, काकतिया की बात कर लें, यादवा की बात कर लें, ये सब आफ्टर ये 8th सेंचुरी में है। तो इसलिए इसमें आप देखोगे कि ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगर छठवें क्वेश्चंस की बात करें, निम्नलिखित प्राचीन इतिहास में निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है। देवी चंद्रगुप्त विल्लड़ की बात करें, अमीर महाकाव्य जयचंद सूरी की बात करते हैं, मिलिंद पनो नागार्जुन की बात करते हैं, और नीति वाक्य मृता सिंहदेव सूरी। ये ध्यान देना, ये अगर हम बात करते हैं तो अगर आप एनसीईआरटी की क्लास 12 का पार्ट फर्स्ट आपने पढ़ा होगा तो ये सारी किताबों का नाम उसमें दे रखा है। तो इस आधार पर आप देखोगे कि इसमें दो ही ऑप्शन सही है, और ये दो ऑप्शन में ये आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का केवल दो ऑप्शन सही है, यानी कि अर्थात बी ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं, ये जो बात करा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 की बात जैसे ही हम करते हैं, आत्मा केवल जंतु और पादप जीव ही संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं एवं अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। यह बेसिकली जैनिज्म का है, और जैनिज्म आपको पता भी है कि उसमें जैनिज्म की अगर हम बात करते हैं, उसमें जैनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप ध्यान देना कि जैनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जैनिज्म
अहिंसा की बात करता और अहिंसा सभी तरह की बातें करता है, तो ये जैन परंपरा के अनुसार आप कह सकते हैं। तो सातवां का, सेवेंथ का क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्मित किया था और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर एवं कुल्या का निर्माण करवाया था? सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर ऑफ द कैपिटल सिटी। इसमें अगर हम बात कर लें तो वह जो बनवाने वाला जो राजा जो था उनका नाम था वीरा विजया। ये ऑप्शन सी सही है। इसमें वीरा विजया जो है वो उसमें सी ऑप्शन सही है। तो 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 9। मध्यकालीन गुजरात के इनके किस एक शासक ने दीऊ को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया था और वह बंदा जो था वो बहादुर, ध्यान देना, वो बहादुर शाह था जिसने दीऊ को पोर्तुगीज को समर्पित किया था या उसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, तो ये आपको पता भी होगा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें स्पेशली बात करी गई थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही है। ध्यान देना, यहां बात कह रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग क्या होता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मीनिंग होती है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जब आप ध्यान देना, जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं या डीपीएसपी की बात करते हैं या फिर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसलिए क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी सही है, यानी कि क्वेश्चन 11 का सी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों को विनियमित करती हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1984 के द्वारा किया जाता है, जिससे जेल के विषय से ये प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहता है। यह बात अगर हम बात कर लें तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही भी है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट की बात करता है। ध्यान देना, बोथ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये जो है और उसका एक्सप्लेनेशंस भी बात करता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन अगर देते तो ए ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजन के सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। ये द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द कंट्री की बात करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस क्वेश्चंस में आप दो तरीके से सोच सकते हैं कि ये हमारा कहता है कि संविधान में मुख्य प्रायोजन को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। इससे अगर आप देखेंगे कि इट डिफाइन एट द लिमिट एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यह बेसिकली किस बात का करता है, यह हमें यह संकेत देता है कि गवर्नमेंट का पावर, यानी कि ऑप्शन सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और यह जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका ऑप्शन सी होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे गवर्नमेंट को पावर और उनके लिमिट को डिफाइन करता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में निम्नलिखित में से संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि यह मूल अधिकारों के
न्यायिक व्याख्या की अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ये देखोगे कि इसमें लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज द वाइडली, ध्यान देना, बिलीव्ड टू बी द इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये जो बात करी गई थी इंदिरा गांधी के पीरियड में किया गया था, और ये 42 अमेंडमेंट की बात करता है। यह जो बात करेगा ये 42 अमेंडमेंट की बात करेगा। तो ध्यान देना, यह 42 अमेंडमेंट के द्वारा यह डिफाइन किया गया था, और इसी के आधार पर आप ध्यान देना, इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों को निम्नलिखित में, इसमें ध्यान देना कि कौन सा एबव द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करता है। इसमें जो बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करी गई है। इसमें सबसे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है, नेशनल ह्यूमन कमीशन राइट की बात, नेशनल लॉ कमीशन की बात करता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड रिडेशनल कमीशन की बात करता है। तो इसमें आप ध्यान देना कि इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, और आपको पता भी होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकवर्ड कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में डिफाइन किया गया है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें ए ऑप्शन है, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं तो 16 में क्या कहा गया है, यहां ध्यान देना, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि के पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुतलबी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तीसरा कह रहा है कि कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो ध्यान देना, इसमें अगर हम तीनों की बात करते हैं तो ये जो कह रहा है, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट डन बाय हिम हर परफॉर्मेंस एंड ड्यूटी हिज या हर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन, ये बिकम इनवैलिड। ये ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है। इलेक्शन इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट, इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड, ऐसा भी ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। व्हेन द बिल प्रेजेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो प्रिस्क्राइब टाइम द विद इन विच, इसमें भी यह, यानी इस तरीके के ऑप्शंस में आपको मैं बता दूं कि इस तरह के ऑप्शन में आप देखोगे कि ये तीनों ऑप्शन गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन सही है। 17 की बात करते हैं तो ये फाइनेंस बिल एंड मनी बिल की बात करता है। अब धन विधेयक, ये वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात करता है। जब लोकसभा वित्त विधेयक के राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। ये बात आप देखोगे, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंशियल बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ये बात सही है। When the Lok Sabha transmit money bill to Rajya Sabha, it cannot, ध्यान देना, amend or reject bill, can only make ये recommendations, ये ध्यान देना, ये केवल रिकमेंडेशन कर सकते हैं, उसको ना रिजेक्ट कर सकते हैं ना अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लियर, ये भी सही है। इन द केस ऑफ, या आप अगर हम बात कर ले, इन द केस ऑफ ये डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, there is no joint sitting become necessary for financial bill, ये इसमें कोई ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग की बात नहीं करी गई है, इसलिए इसमें आप देखोगे इसमें तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3, ये इसमें तीनों सही है। तो ये 17 की बात करें तो सी ऑप्शन सही है।
अब आप देखेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एंड एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व। इसकी बात अगर करते हैं, यदि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को, ध्यान देना, प्रारक्षित घोषित या अधिसूचित कर देती है तो ध्यान देना, ऐसे राज्य का मुख्य वन्य वार्डन, ये जो लिखा है कि द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, ऐसा नहीं होता है। ये हंटिंग इज नॉट अलाउड द सच एरिया, वो तो बात सही है। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड ऑफ द कलेक्टिंग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। पीपल ऑफ सच एरिया एंड अलाउड ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, ये भी कर सकता है। इसका मतलब कि इसमें आप देखेंगे तो इसमें केवल 3 यानी 2, 3 और 4 सही है, इसलिए 18 का सी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की तो ध्यान देना, अभी हमारा 2 तारीख से एक बैच शुरू हो रहा है जो यूपीएससी सीएससी 2024-25 के लिए है, तो आप इनरोल करा सकते हैं और डेमो सेशन आप ले सकते हैं। और इसी के साथ आप नए तरीके से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, जो पहले जो होता है एनसीईआरटी कराई जाती है, उसके बाद यूपीएससी के जो सिलेबस है उस पे प्री और मेंस बेस पे पैरेलली टेस्ट चलते हैं। हर महीने के 15 तारीख को करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है और इस तरीके से आप आके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सीजीपीएससी स्टूडेंट और तमाम तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं जो आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत में अधिसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बात करना है, शेड्यूल्ड एरिया की बात कर रहा है। शेड्यूल्ड एरिया की बात कर रहा है तो इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात कर रहा है। पहली जो बात करी गई, किसी राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से हो सकता है, बात सही है। अधिसूचित क्षेत्र के रूप में बनाने में बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक के गांव में गांव का समूह होता है। क्लियर है, यह भी बात सही है। उसके बाद संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षा है कि वो राज्य को अधिसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन करे। इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है और ये क्वेश्चन नंबर 19 का केवल ऑप्शन 2 सही है, इसलिए 19 में ऑप्शन बी सही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। भारत में उच्च न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों को विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियों प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए 335 द्वारा सीमित करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद, ये आर्टिकल 335 के प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। ये कह रहा है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया डिफाइंड द टर्म इफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात कर लें कि इफिशियंसी ऑफ द डिफिनिशंस की बात करते हैं या 300 अगर 35 की बात करते हैं, ये इस तरह की बात नहीं करते हैं, तो इस तरह की बात नहीं करता है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 और सेकंड 1 सही है और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो 20 का ऑप्शन सी। 21 की अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग द यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है, बात तो सही है। क्लियर है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध इन रिच यूरेनियम का होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट जो 2 है वो आपका गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये कहा जाता है, देखोगे, मर्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल का मतलब होता है, मार्सुपियल का मतलब होता है कि मार्सुपियल जो होते हैं कंगारू जो अपने पेट में एक थैला ये लेके रहते हैं, प्राकृतिक रूप में भारत के निवास नहीं है। क्लियर है, ये तो बात सही कह रहे हैं। और मार्सुपियल केवल पर पक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप पाते, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। इसलिए इसमें भी आप देखोगे कि स्टेटमेंट सी सही है, यानी कि करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ऑप्शन सी सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहा गया है, ये देखोगे, इन्वेसिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, इसमें हम बात कर लें कि ये कौन कौन से बात करते हैं। तो ये जो आप देखोगे कि इसमें ऑप्शंस में दिया गया है कि ये कौन से ग्लोबल इनिशिएटिव स्पेसिफिक डेटाबेस बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान देना, द इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की जब हम बात करते हैं तो IUCN जो है द इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की IUCN की बात करते हैं, उससे ये संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ये ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, ये फॉलोइंग की बात करते हैं, तो ये बात अगर कर लेते हैं, जैसे लायन टेल्ड, ये मकाओ, ये जो नॉक्टोरल है, ये नॉक्टोरल आर मोस्ट एक्टिव। ये ध्यान देना, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो रात में काफी एक्टिव होते हैं। ये जो सनसेट, नॉक्टोरल आर मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद ये काफी एक्टिव होते हैं। तो ऐसे अगर जीवों की बात करते हैं तो ध्यान देना, साबर डियर भी होता है, ये मालाबार कैविएट भी होता है, और आप लायन टेल्ड मैको, ये यानी कि ऑल 3 जो है ये सभी आफ्टर सनसेट जो होते हैं वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू अ सोर्स दे आर फूड की बात करते हैं। ये कौन ऐसे होते हैं? तो ये जो आप देख रहे हो ये इसमें हनी बीज होती है जो कि इस कंडीशंस को जस्टिफाई करती है। और कहने का मतलब क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य, यानी वो जो कह रहा है बेंगल डांस की बात करते हैं, उसकी बात वो जो कहते हैं बेंगल डांस की बात करते हैं, बेंगल डांस करता है, वो है हनी बीज, यानी कि मधुमक्खी की बात करते हैं। यानी मधुमक्खी भी जो होता है वो ये बेंगल डांस के बात करता है या बेंगल डांस करता है। ये 26 देखें, ये अगर हम बात कर लेते, सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, बात सही है। सम मशरूम हैज द, ये आप देखो एक्टिव प्रॉपर्टी, इसमें भी ये जो आप देखोगे प्रॉपर्टी होती है, सम मशरूम हैव द इंसेक्ट, ये जो आप देखो इंसेक्टिसीडल प्रॉपर्टीज जो होती है, सम मशरूम हैव द, ये बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, ये जो चारों ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि कुछ मशरूम जो होते हैं वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण किए रहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन सही है। इसलिए अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहा है कि भारतीय गिलहरी जो है वो बेसिकली भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथन सही बताइए। भूमि के में बिल्ब गिराकर अपने नीड का निर्माण करती है, बात तो सही है। ध्यान देना, ये बात सही है कि ये लाइक नट एंड सीड ऑफ ग्राउंड, इस तरीके से वो बना के रहती है। दे आर द ओमनिवोरस, ये बात ये भी सही है। दे स्टोर द फूड एंड नट, ये भी सही है। और बिल्ड नेक्स्ट द मेकिंग बोरो इन द ग्राउंड, ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि इसमें आप देखोगे तो इसमें ऑल 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन सही है, यानी कि और तीनों सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात अगर करेंगे तो ध्यान देना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करते हैं। सम माइक्रो,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एट द एनवायरमेंट टेम्परेचर एबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे 100 डिग्री तापमान से ज्यादा पर होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 0 डिग्री से कम पर भी होते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वाटर मतलब उससे भी कम होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट जिसका पीएच वैल्यू 3 है। इन तीनों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों ऑप्शन में आप देखोगे कि पीएच वैल्यू 3 से ये अगर बिलो है, या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये तीनों कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं, यानी तीनों कंडीशन में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ऑल 3 ऑप्शंस सही हैं, इसमें 3 ऑप्शंस सही हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग makes tool with a stick and scarp insect from the hole in a tree or a long of the wood। ये ध्यान देना, ये कह रहा है कि किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है, वो है, ये ध्यान देना, ओरंगटन। ये जो ऑप्शन बी है, ये ओरंगटन जो है वो इस तरह के एक्टिविटीज का यूज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एरोसोल्स है, फोम एजेंट है, फायर रेडिएशंस है, रेडिएंट्स हैं और लुब्रिकेंट्स हैं। ये कह रहा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये कहां यूज किए जाते हैं। तो ये सभी जो चारों जो होते हैं, ये आपको मैं बता दूं, ये चारों ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में यूज किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, यानी 30 का ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर झेलम नदी बुलर झील से होकर गुजरती है, बात सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी कोलोरी झील का भरण करती है, कोलोरू, कृष्णा झील जो है कोलोरू का भ्रमण करती है, ये ध्यान देना, ये भी सही है। और मियांडरी का गंडर रिवर फॉर्म्स ऑफ द कन्वर लेक, ये ऐसा नहीं है, इसलिए केवल इसमें 2 ऑप्शन सी सही हैं, ओनली 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखेंगे कि यह बात कही गई है जैसे कामराजन पोर्ट, ध्यान देना, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम, ये बात कर लेते हैं। ये कह रहा है किस लिए विख्यात है, तो फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, कामराज पोर्ट सही है। ये द लार्जेस्ट प्राइवेट बोन्ड, ये जो आप देख सकते हो पोर्ट इन इंडिया, ये भी सही है। तो केवल इसमें 2 पेयर सही है, इसमें केवल 2 पेयर सही हैं, तीसरा पेयर गलत है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, कटहल, ये कह रहा है कि कितने पर्णपाती हैं, ये एबव द डेसिडियस ट्री। डेसिडियस का मतलब होता है साल भर में एक बार अपने पत्ते को गिरा देना, पत्ते को गिराने का मतलब होता है ये डेसिडियस टाइप के होते हैं। एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये जैक फ्रूट की बात करते हैं, और दूसरा होता है महुआ की बात करते हैं, टिक की बात करते हैं। टिक जो होता है वो नहीं करता है, केवल 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन अगर बी देखें यह सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 में केवल बी ऑप्शन सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, और 34 की अगर बात करते हैं तो चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, ध्यान देना, कृषि योग्य क्षेत्र है, सही है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात भी सही है। चीन की तुलना में भारत के कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन, ये गलत है, ध्यान देना, यहां 2 ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही होगा अदरवाइज, और सब ये तीसरा जो होगा वो गलत है।
क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 में आप देखोगे कह रहा है कि कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसमें वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो ये रण ऑफ कच्छ है, ये रण ऑफ कच्छ में है, जो पहले कभी, ये ध्यान देना, कभी ये मार्सलैंड, ये जो कह रहा है कि राइजिंग ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ द मार्सलैंड की अगर बात करते हैं तो आज रन ऑफ कच्छ का ही है। अगर हम 36 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 36 नंबर क्वेश्चंस की बात अगर करेंगे, भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित किसके समृद्ध स्रोत हैं? ये टाइटेनियम के हैं, ये रूटाइल और इल्मेनाइट जो है वो टाइटेनियम का मेजर सोर्स के रूप में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 में ये बातें कही गई है, एबव द 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट metal required for the manufacture of the batteries for the electric motor vehicles is the produce। ये ध्यान देना, ये जो बात करी गई है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की बात करी गई है। वहां इस तरह के बहुत ज्यादा ये ड्राइव बैटरी जो आजकल इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने में ये इसका ये कांगो बेसिन में यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इसका ये है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आप ध्यान देना, हमारे यहां 2024-25 के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2 जून। ये आप देख रहते हैं, ये 2 जून जो है ये हम बात कर लेते हैं। इसी के बाद आप देखेंगे 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कांगो बेसिन। ये पार्ट ऑफ द कांगो बेसिन जो है आप देखोगे कि अगर मैप बेस पे आप देखेंगे तो कैमरून जो है वो कांगो बेसिन का पार्ट है, नाइजीरिया और साउथ सुडान, उगांडा ये कांगो बेसिन का पार्ट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करता है। अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी विंध्य के सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर स्थित है, नहीं है, क्लियर है। दूसरी बात ये कहता है ये नहीं है। उसके बाद करता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, बिलिरिंगरंगन पहाड़ी सतपुड़ा रेंज की सबसे पूर्वी भाग में है, ये पूर्वी भाग में नहीं है। उसके बाद शेषाचलम हिल कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये भी नहीं है। इसका मतलब नन ऑफ दीज है, इसमें तीनों में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, इंडियाज प्रोजेक्ट ऑफ द कनेक्टिविटी, और इसमें करेक्ट की बात करता है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन कौन होगा। अब देखो, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट डिब्रूगढ़ एंड सूरत, ये डिब्रूगढ़ नहीं, ये सिलचर है और यहां पोरबंदर है, तो ये ऑप्शन गलत है। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मणिपुर, मोर्च ये चिरंग, ये भी थाईलैंड से, ये भी गलत है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग वाराणसी एंड उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखोगे इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में स्टेटमेंट नंबर 1 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41, आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट हुई ब्याज की आय जो उसके निवेशकों को वितरित की जाती है कर में छूट प्राप्त किंतु लाभांश कर योग्य है, ये गलत है, ये कर योग्य नहीं होता। वित्तीय परिसंपत्ति के परिभूतिकरण और पुनर्गठन, ये प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 के ये जो इन्वेस्ट टीएस के ऋणी के रूप में मान्यता दिया है, ये ऑप्शन। इसमें आप ध्यान देना कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान देना, ये जो स्टेटमेंट एक जो है स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है, यानी 41 जो है वो इसमें डी ऑप्शन सही है, ये इसमें डी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, इन द पोस्ट पेंडेमिक recent past many central bank worldwide had carried out interest rate hike,
कहा जाता है कि कोविड 20 ये पेंडेमिक के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों के, ध्यान देना, ब्याज दरें बढ़ा दी थी और आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकर करने में सामर्थ्य है। इसका मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और उसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ये ऑप्शन सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों ही स्टेटमेंट आपस में सही भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करते हैं तो स्टेटमेंट ये दिया गया है कि ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परितंत्र से निपटने के लिए एक व्यापक साधन हो जाए। दूसरा, कार्बन बाजार संसाधकों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर दें। तो ध्यान देना, इसमें स्टेटमेंट एक सही है, स्टेटमेंट एक सही है, इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड सही नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में, ये ध्यान देना, स्टीरियोलाइजेशन के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। तो ध्यान देना, ओपन मार्केट ऑपरेशन के विषय में कहता है। ये ध्यान देना, स्टीरियोलाइजेशन का मतलब ये होता है, ये कंडक्ट के ओपन OMO का मतलब ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करता है, ये जो स्टीरिलाइजेशन का मतलब होता है जिसको हम लोग बंध्याकरण कहते हैं, ये बेसिकली ओपन मार्केट की बात करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का ए ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स की बात करते हैं। तो मार्केट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट, ये बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये जो कह रहा है अबव द इंक्लूडेड द कैपिटल मार्केट, इसमें आपको देखोगे कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट, यही दो, इसमें से दो ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। ये फॉर्मल लार्ज फील्ड की, स्मॉल फॉर्मल लार्ज फील्ड की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 46 में ये कहा गया है कि लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का मेन आधार क्या होता है। तो मेन आधार की बात करते हैं, मेनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज्ड एंड हार्मोनाइज्ड सेलेक्टेड, ये ध्यान देना, एग्रीकल्चर ऑपरेशन। इसका मतलब किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं को समाकलन और संगति में लाते हैं। इसलिए ऑप्शन, अगर हम बी ऑप्शन देखें तो ये जो ऑप्शन सही है उसी को हम लोग ये कहते हैं स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। स्मॉल फार्मर, ये फार्मर लार्ज फील्ड, यानी 46 का बी ऑप्शन सही है। अब है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 में आप देखें कि भारत सरकार के काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराई है। बात सही है। काले तिल की खेती खरीफ के फसल के रूप में की जाती है, भी सही है। भारत के कुछ जनजाति लोग काले तिल के बीजों के लिए तेल भोजन पकाने के प्रयोग में लाते हैं। इसका मतलब कि ये तीनों ऑप्शन सही है और ये तीनों ऑप्शन का ऑल थ्री जो है, क्योंकि ये आप देखोगे कि गवर्नमेंट इंक्लूड प्रोवाइडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये नाइजर जो काले तिल की बात करते हैं, नाइजर इज ए कल्टिवेटेड इन खरीफ क्रॉप, ये भी खरीफ की फसलों में बोया जाता है। ट्राइबल पीपल जो होते हैं, ये तीनों, इसका मतलब कि ये तीनों ऑप्शन सही है। 48 कंसीडर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग एसेट की बात करते हैं और एसेट की बात अगर करेंगे क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 ब्रांड की पहचान आप देखोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की पहचान, इन्वेंट्री और मेलिंग ऑफ द क्लाइंट, मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइमेंट। इसमें अगर आप देखोगे कि ब्रांड रिकॉग्निशन, इसमें इन्वेंट्री और ये तीन ऑप्शन है। इसका मतलब इसमें आप देखोगे कि ये तीन ऑप्शन कंसिडर द, ये इसमें तीन ऑप्शन सही है।
ओनली 3। अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर ध्यान देना 48 का, ये 3 हो गया। 49 का ये कह रहा है 15th फाइनेंशियल कमीशन में यूज द मेनी ऑफ द एबव क्राइटेरिया अदर पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्टेंस। तो इनकम डिस्टेंस की अगर हम बात कर लें तो उसमें जो बात करी गई है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करी गई है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करी गई है, उसके बाद गवर्नेंस रिफॉर्म की बात करी है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की बात करी गई है, स्टेबल एंड गवर्नमेंट के बाद टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट की बात करी गई। तो ध्यान देना इसमें जो बातें कही गई है 15वें जनसंख्या क्षेत्र और ज्ञात के अंदर के अलावा निकाय के लिए, उसमें जननांकी यानी 1 सही है, वन और पारिस्थितिकी की भी बात करी गई है और स्टेबल गवर्नमेंट की बात करी गई है। यही 3 यानी कि ऑप्शन इसमें आप देखोगे इसमें यह बी ऑप्शन है, एक इसमें 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात क्या कर रहा है, निम्नलिखित संरचना के क्षेत्रों में बताना है। पहला एफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, S3I, उसको S3I कहते हैं, UNOPS जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस फॉर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये आप देखोगे कि इसमें मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ दिया तो एफोर्डेबल हाउस की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, रिन्यू। इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, केवल 3 ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 3। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये होम गार्ड की बात करते हैं। तो होम गार्ड के लिए क्या होता है, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम के केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुपस्थित किया जाता है, ऐसा नहीं है। यह होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस के सहायक बल में सेवा देने के लिए की जाती है, यह सही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड की बटालियन स्थापित किया गया है। इसमें ध्यान देना कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं, इसमें 1 और 2, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन सही है, केवल 1 और 2 की बात करते हैं। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं एक्शन अंडर एक्ट विच द कवर्ड। इसकी अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये अनऑथराइज्ड वेयरिंग पुलिस ऑफ द मिलिट्री यूनिफॉर्म की बात करते हैं, ऑफिशियल सेक्रेटरी 90। इसमें होगा द सेलिब्रेशन गन पॉइंट which can the endangered and personal safety of other arms amendment 2019। यही इसमें आप देखेंगे कि केवल 1 सही है, इसमें केवल 1 ऑप्शन सही है। उसमें हम लोग बात करते हैं 42 में केवल 1 ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं 43 में, ये कह रहे हैं नॉर्थ क्यू एंड, ये किसके किसके बीच में है, रीजन ऑफ द बिंग न्यूज, ये किसके किसके बीच में है। तो आप 53 में देखेंगे कि ये नागार्जुन खुरबा, ये अगर हम बात करते हैं ये खेरसान और जपोरिया, ये भी नहीं है। उत्तरी किब्रू और इटूरी, ये भी नहीं है। नगरोवा बरखाव, ये आप देखोगे नगरोनो और खारबोबाक जो है ये इंसर्जेंसी मोजाम्बिक, ये तीनों में से ये नन ऑफ दीज में है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से आप देखोगे कि कोई नहीं है। क्लियर है, ये रिसेंटली कहीं मैच्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं 54 की। 54 में इजराइल के कुछ अरब राज्यों के राज्य के साथ राजनयिक संबंध, ये जो कह रहा है स्टेटमेंट, इजराइल हैज एस्टेब्लिश्ड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द सम अरब स्टेट, बात सही है। द अरब पीस इनिशिएटिव, ये जो मीडिएटेड बाय द सऊदी अरेबिया वाज द सिग्निफिकेंट इंडियन अरब लीग, ये जो आप देखोगे कि दोनों ये इसमें ए ऑप्शन सही होगा और ये ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन भी है और इसमें ए ऑप्शन यानी 44 का ए ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में ये कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है वो आप देख सकते हो किसी भी खिलाड़ी के पिछले 4 वर्षों में
की अवधि के दौरान सबसे शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। द्रोणाचार्य उन प्रशिक्षुओं के लिए सफलतापूर्वक खिलाड़ियों की टीमों के प्रशिक्षित किया जाता। इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है। अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें केवल 2 ऑप्शन सही हैं, और वो ऑप्शन आप देख सकते हो कि ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करते हैं, द्रोणाचार्य, ये जो पुरस्कार जो वो सही है, अदरवाइज और सारे गलत हैं। 44वें यानी 44th जो ये 44 चेस ओलंपियाड 2022 में हुआ था, इसमें आप देखोगे कि ये पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। ये बात सही है। इसके समर्थन तभी नाम दिया गया ओपल सेक्शन टीम के लिए ड्रावी बेचे के। ये ध्यान देना, इसमें 1 और 2 सही है, इसलिए इस ऑप्शन को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 54 में 56 में ये बी ऑप्शन सही है, केवल 2 सही है। अब हम बात कर लेते हैं, ध्यान देना, 2024 और 25 के सिविल सर्विसेज के लिए हमारे यहाँ बैचेस 2 जून से शुरू हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कोचिंग ज्वाइन करें और अपनी सफलता का सुनिश्चित करें, और आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज होती है जिसमें कि आपकी राइटिंग और ऑब्जेक्टिव दोनों ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। डोनबास सीरिया में नहीं है, न काचिन इथोपिया में भी नहीं है, ये टिग्रे ये उत्तरी यमन में नहीं है। इसका मतलब आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 57 में, क्वेश्चन नंबर 57 का डी ऑप्शन जो है वो होगा, इनमें से कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। 58 की बात करते हैं। चाड और गुनिया, माली एंड सूडान इंटरनेट कॉमन ऑफ द ऑल। तो ध्यान देना, इसमें जो बात करी गई है, ये जो सक्सेस ऑफ पॉप की बात करें, सक्सेसफुल यानी तख्ता पलट की बात करी गई है, वो भी इन चारों में से आप देखोगे, इन चारों में से यही कंडीशन क्रिएट हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 58 का डी ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्री की बात करते हैं। फर्टिलाइजर प्लांट होता है, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट होता है, ये तीनों सही है। इसका मतलब ये देखोगे कि ऑल 3 सही है। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान देना, इसमें हम लोग बात कर लेंगे, ये तीनों ऑप्शन इसमें आप देखोगे सही है। अब 60 की बात करते हैं। अबाउट G20 के विषय में कहा गया है। G20 के विषय में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। G20 ग्रुप ऑफ द ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इशू। बात सही है, आप ध्यान देना, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 60 ये आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 60 में ये ऑप्शन सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटी, ये भी बात सही है। तो इसलिए बोथ ए और बी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का 1 और 2 दोनों सही है। अब हम बात कर लेते हैं विद इन ऑफ द इंडिया हिस्ट्री अलेक्जेंडर A.H. ये लॉन्गहर्स्ट एंड रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गेस एंड वाल्टर इलियट वेयर एसोसिएटेड विथ। ये ध्यान देना, एसोसिएटेड विथ जो थे हमारे इंडिया में, आप अगर क्लास 12th का पार्ट 1 पढ़ेंगे तो ये सारे नाम दिए गए हैं, और ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए इनको यूज किया गया है, मतलब ये इसी में स्पेशलाइज थे। 62 की बात करते हैं तो ये कौन सी साइट, जैसे बेसनगर की बात करते हैं, भाजा की बात करते हैं, और सीताना वसल की बात करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि बेसनगर, सीताना वसल, इसमें सीताना वसल जो है वो जैन गुफा मंदिर है, इसलिए केवल एक इसमें सही है। अगर हम बात कर लें तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, यानी 62 का ए ऑप्शन सही है। अगर हम बात कर लें 63 का, 63 में आप देखेंगे कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, यह बात सही है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, और दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन में, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो सही है। इसमें क्वेश्चन ए 63 का ए ऑप्शन सही है।
अब हम बात कर लेते हैं 64 के फ्लैग कोड इंडिया 2002, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ द इंडिया, ये 600 मीपी का मतलब होता है, ये गलत है। और तो 2002 में आप देखोगे कि रेशियो जो है 3:2, ये सही है। तो स्टेटमेंट 2 सही है और ध्यान देना, और एक गलत है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन आप जो देख रहे हैं, ये ऑप्शन आपका वो मिलीमीटर में दिया गया है, ये इसलिए गलत है। क्लियर है? जो साइज होनी चाहिए वो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 65, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है, यह सही है। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम, ध्यान देना, ये जो लिखा है 26 नवंबर, ये आप देखोगे 65 की, सॉरी ये 65 में, ये आप देखोगे कि 65 में नागरिकों के बीच में संवैधानिक मूल्यों के मूल्य संविधान सभा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ये करा जाता है, बात सही है। 26 नवंबर 1949 को ये ध्यान देना सभा में ये भीमराव अंबेडकर साहब ड्राफ्ट कमेटी, ये गलत है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात कर लें, ये आप देखें ये गलत है और ये सही है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट, बट स्टेटमेंट जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। आगे हम बात कर लें, ध्यान देना, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये स्विट्जरलैंड जो लीडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द गोल्ड टर्म, ये वैल्यू ये सही है। अब ध्यान देना, और दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं कि स्विट्जरलैंड द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, ये गलत है। इसका मतलब आप देखोगे कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सेकंड इनकरेक्ट है। तो 66 का सी ऑप्शन सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें स्टेटमेंट की बात करता है। रिसेंटली, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है, ये बात सही है। ये दोनों एक दूसरे से कोऑपरेशन अगर देखा जाए। अब स्टेटमेंट यूएसए एंड ईयू क्लेम द थ्रू आउट द ट्राइंग टू बिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल, ये आप देख सकते संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ यह दावा करते हैं कि इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। यह मोटो नहीं था, इसलिए यह स्टेटमेंट अगर आप देखोगे यह स्टेटमेंट गलत है और यह स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। इसलिए ऑप्शन अगर हम बात करें 67 का सी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं 60, स्टेटमेंट क्या है? इंडिया अकाउंट 32 ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करता है, ये गलत है। उसके बाद दूसरा कह रहा है भारत में कार्यरत अन्य स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है, ये बात सही है और इसमें बी ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट आप देखोगे, स्टेटमेंट की अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये सही स्टेटमेंट है और ये गलत है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन ट्रीटी दैट लिमिट्स द लेवल ऑफ द बजटरी डिफिसिट एंड द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन। कहने का मतलब यही है कि 69 वाले क्वेश्चन में यूरोपीय संघ की स्थिरता एवं समृद्धि समझौता ऐसी संधि है जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करता है। दूसरा ये कह रहा है कि यूरोपियन संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है, ये गलत है। और यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी आपस में बांटकर सुकर बनाती है, ये भी गलत है। इसका मतलब कि एक ऑप्शन सही है, इसलिए इस ऑप्शंस में अगर देखोगे तो इसमें केवल एक सही है और वो केवल फर्स्ट सही है, इसलिए ऑप्शन 69 का ये ऑप्शन सही होगा।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्थित नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा अपनाई है। पहला ऑप्शन है, यही सही है। जीसीएम के कथित उद्देश्य से प्रतिबद्ध यूएन सदस्यों के बाध्यकर है। और उसके बाद ये सही ऑप्शन, इसमें केवल एक ऑप्शन सही है। इसमें आप देखोगे कि इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, इसलिए 70 के क्वेश्चन नंबर 70 का ए ऑप्शन सही है। अब फॉलोइंग कंट्रीज है, बुल्गारिया है, चेक रिपब्लिक, हंगरी है, लाटविया है और लिथुआनिया है, रोमानिया है। इसमें आप देखोगे कि बाउंड्री लाइन ऑफ यूक्रेन बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए हम बात कर लेते हैं कि 71 में इसमें केवल दो ही ऑप्शन सही हैं। और जब आप देखेंगे लाटविया, लिथुआनिया और रोमानिया और हंगरी, चेक रिपब्लिक और बुल्गारिया, ये आप देखेंगे कि 6 राज्य हैं, उसमें आप देख सकते हो कि केवल इसमें दो ही ऑप्शन सही है। और वह ऑप्शन में जब आप मैप देखोगे तब आपको यह लगेगा कि इसीलिए जो चर्चित मुद्दे होते हैं उस पे आपको ध्यान से समझना होगा, इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 71 का ए ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के करेक्ट आंसर्स की बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप के कुल मात्रा के लगभग 10 गुना होते हैं, ऐसा नहीं है। और रक्त किरणें सूर्यताप के 2/3 भाग है, यह भी गलत है। ये जो इंफ्रारेड वेव एंड लार्जली एब्जॉर्ब द वाटर वेपर्स दैट इज द कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, यही ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि इसमें सी ऑप्शन सही है। ये जो ऑप्शन है ये लार्ज मात्रा में क्या करता है, और रक्त किरणें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल वाष्प द्वारा बृहद रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 स्टेटमेंट नंबर 1, ये जो बात कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों में भरपूर होती है, पोषण तत्वों में भरपूर नहीं होती है वो। दूसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उष्ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में मृत जीव पदार्थों का द्रुत अपघटन हो जाता है, ये बात सही है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही है। स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट इसमें ये आप देखो रिच न्यूट्रिएंट नहीं होते, ये पुअर, ये ध्यान देना, पुअर न्यूट्रिएंट होते हैं। इसलिए ऑप्शन इसमें आप देखोगे कि इसमें आप देख सकते हो कि एक गलत है और दूसरा जो सही है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 स्टेटमेंट नंबर 1, ये कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, यह भी बात सही है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर द मोर देन दैट द लैंड सरफेस, ये भी बात सही है। और दोनों का स्टेटमेंट भी अगर देखा जाए तो दोनों का एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका मतलब ये सही है। और स्पेसिफिक हीट वाटर जो होता है ये भी सही है। इसका मतलब कि क्वेश्चन अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन ए की अगर बात करेंगे तो दोनों करेक्ट भी हैं और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75, इसमें करेक्ट आंसर की बात करेगा। और ये देखोगे इन सिस्मोग्राफ पी वेव रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव की बात करते हैं, बात सही कह रहा, ये एस वेव होता है। इन पी वेव द इंडिविजुअल ये पार्टिकल्स वाइब्रेट to and fro in the direction and wave propagation where the S wave and particles and vibrate and the down right angle and direction of the wave progression। इसके करेक्ट आंसर ये दोनों सही हैं। ये जो आप देख रहे हो ये दोनों P और S वेव की बात अगर करते हैं तो ये दोनों सही हैं। ये वाइब्रेट भी करता है और प्रोपगेशन जो होता है, और ये जो P वेव जो है तीनों लैंड, वाटर और गैसेस तीनों में मूव करता है, जबकि एस जो होता है केवल लैंड में होता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी बंदे को एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम की तैयारी करना हो, 4 महीने में सरकारी नौकरी पाना है, तो तेजस आईएएस एकेडमी एक स्पेशल एक मिनिमम
बजट में आपके लिए कोर्स लाया है और छत्तीसगढ़ पीएससी के बदलते पैटर्न पे यूपीएससी के आधार पर उसका प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जिस कैंडिडेट को एडमिशन लेना है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। यूपीएससी 24-25 कोर्स 2 फेब को शुरू हो रहा है, 2 जून को शुरू हो रहा है, तो आप उसमें इनरोल करा सकते हैं और अपने जिंदगी की उड़ान अपने तरीके से अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उनमें किसी भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता, बात सही है। इनमें किसी भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, यह भी सही है। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, इसका मतलब कि इनमें नन ऑफ दीज होगा। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन सही होगा और डी ऑप्शन मतलब ये तीनों कंडीशन ऐसा सुटेबल। ये आप ध्यान देना, वोल्वेचिया सिस्टम जो है मेथड, ये किस बात का आधारित है, तो ध्यान देना वोल्वेचिया जो कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मस्क्यूटो। ये जो वोल्वेचिया जो ये आप देखोगे कि वोल्वेचिया जो मेथड्स जो होता है वो मस्क्यूटो और खासकर वायरल डिजीज के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वोल्वेचिया मेथड का यूज किया जाता है। वोल्वेचिया मेथड। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज के कार्बन कैप्चर एंड, ये उसके विषय में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करता है। तो ये बड़े पैमाने पे बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना होता है, ये बात सही है। स्प्रेडिंग द फाइनी ग्राउंड ऑफ द रॉक एंड द ये फॉर्म लैंड एक्सटेंसिवली, ये इंक्रीजिंग ऑफ द एल्कलिनिटी बाय द एडिंग लाइम, ये भी सही है। और कहा जाता है कि कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑफ द वेरियस इंडस्ट्री एंड पंपिंग इनटू द अबंडमेंट एंड ये माइंस फ्रॉम द फोर्ड, ये कार्बन वाटर, ये भी, ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि इसमें आप देखोगे कि तीनों ऑप्शन ऑल 3 जो है वो सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का सी ऑप्शन सही है। ये जो आप देखेंगे एरियल मेट्रो, ये जो मेटाजिनोमिक्स बेस्ड रिफर ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस की बात करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 79 में ये कह रहा है कि कंट्रोलिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम द एयर एंड हैबिटाट एट वन गो, ये जो ऑप्शन ए होगा इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ध्यान देना, यही ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ए ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं ये माइक्रो सैटेलाइट, ये जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए यूज जो होता है वो बेसिकली आप देखोगे कि खासकर स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज के लिए किया जाता है। इसमें बी ऑप्शंस की अगर बात करते हैं, ये कंडीशंस को, ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं जननी सुरक्षा, ये ध्यान देना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना की बात करते हैं और जननी सुरक्षा योजना में आप देखोगे यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है, बात सही है। इसका उद्देश्य ये ध्यान देना, गरीब गर्भवती महिलाओं को, पात्र एवं नवजात शिशु को मृत्यु दर में कमी लाना है और महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र प्रसव को बढ़ावा, ये बात गलत है। इसका उद्देश्य 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना शामिल है। इसमें आप देखोगे कि केवल 2 ही ऑप्शन सही है और ये फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट एंड सेकंड इज द सेफ, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करता है, ऑब्जेक्टिव रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी की ये बात करता है, उसको इंपावर करना है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जननी सुरक्षा। ये योजना के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, बात करते हैं कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं पर आप ध्यान देना। इसमें स्कूल जाने वाले प्री स्कूल बच्चों की किशोरों गर्भवती महिलाओं के रोग में कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है, ये ध्यान देना। ये जो पहला कंडीशंस बात कर रहा है ये सही है। दूसरा ही रन एंड द कैंपेन एंड डिले कॉर्ड एंड
ये टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, इसमें कह रहा है इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, ये भी सही है। इसमें बच्चों और किशोरों को निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्त की, ये भी सही है। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिन एंड फ्लोरोसिस विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्थानीय वस्तुओं के एनीमिया और गैर पोषण कारकों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब कि इसका चारों ऑप्शन सही है और इस आधार पर 82 का डी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं 83 का कौन सा करेक्ट है। और 83 में आप देखोगे ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों को विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, ये बात सही है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। इसलिए इसमें आप देखोगे ध्यान देना, इसलिए आप देखोगे कि ए ऑप्शन सही होगा। इसमें जो होता है कि एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट में यूज क्या किया जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट ऑफ द यूज कार्बन फाइबर का पार्ट होता है, इसमें एक ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में ये कह रहा है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट एंड एयर बैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ये अगर हम बात करते हैं कि कार क्रैश, टक्कर या एयर बैग तुरंत फैल जाने पर पता लगता है। इसमें यह बताना है कि त्वरणमापी एक्सेलरेशन प्रकार की उपलब्धता, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने पर जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव और पोर्ट्रेट एंड लाइट मोड में ये डिस्प्ले में पता लगाना। इन तीनों में ऑल थ्री की कंडीशन जो होती है, ये ऑल थ्री की कंडीशन में जस्टिफाई किया जा सकता है, तो ये भी सही है इंस्टेंट के लिए। और डिटेक्शन ऑफ द पोर्टेबल स्मार्टफोन और ये सारी चीजों को पता करने के लिए हम ये फंक्शन ऑफ एक्सलेरोमीटर रिक्वायर्ड की हम इससे काम कर सकते हैं। और 84 का आप ऑप्शन देखोगे, 84 का आप ऑप्शन देखोगे तो तीनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं 85 का, ये रोल ऑफ द बायोफिल्टर्स इन, ये देखोगे रेसिकुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन से करेक्ट सही है। अब आप देखोगे बायोफिल्टर्स प्रोवाइड, ध्यान देना, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिमूविंग अनईटेन फिश फीड, ये भी बात सही है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंस इन फिन वेस्टेड नाइट्रेट, ये भी सही है। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एंड न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, ये भी सही। इसका मतलब ये आप देखोगे कि ये तीनों बायोफिल्टर प्रोवाइड करता है, ट्रीटमेंट ऑफ द रिकवरिंग अनईटेन फिश फीड की बात करता है, और कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंस ऑफ द फिश वेस्ट नाइट्रेट की। बायोफिल्टर्स इंक्रीज क्या करता है, ये वाटर की बात करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसलिए आप देखोगे कि 85 का सी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात कर लें, सेफिड की बात करते हैं। सेफिड जो होती है गैंड क्लाउड ऑफ द डस्ट एंड ये स्पेस सही है। नेबुलस की बात करते हैं, स्टार ब्राइटनेस एंड डिम्ड पीरियोडिकली, ये जो आप देखोगे पीरियोडिकली जो आप देखोगे पल्सर जो है, इसमें तीनों ऑप्शन ये आप देख सकते हो कि इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 86 में यह तीनों ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं विच ऑफ द, ये सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम, ये जो देखोगे कि सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम जिसको SNS जो कहते हैं, ये सबसे पहले आप देख सकते हो कि डेवलप्ड कंट्री में है और ये खुद का ओन अपना सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम जो है वो जापान का है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करंट की बात करेंगे, करेक्ट की बात करेंगे। और उसमें यह कहा गया है 88 में कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनित चाल पर
नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण के रॉकेट संचालित में होती है। यह बात सही नहीं है। अग्नि, ये जो 5 जो है इज द मीडियम रेंज ऑफ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड ब्रह्मोस द सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। ये ध्यान देना, इन दोनों में से अगर हम बात कर लेते हैं, ये दोनों सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसलिए आइदर, ये आप देखोगे आइदर, ये नाइदर वन और नॉर टू की बात करता है। इसमें न तो एक सही है न तो दो सही है। अब हम 89 की बात करते हैं रिगार्डिंग मरकरी पोल्यूशन। मरकरी पोल्यूशन की बात में क्या क्या चीजें हैं, तो मरकरी पोल्यूशन की बात करते हैं। गोल्ड माइन एक्टिव द सोर्स ऑफ द मरकरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये ध्यान देना, मरकरी पोल्यूशन जो होती है, बात सही है। कोल बेस्ड ऑफ द थर्मल पावर प्लांट कॉज मरकरी पोल्यूशन, ये भी सही है। आप देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर इन मरकरी, ये भी सही है। इसका मतलब कि ऑल 3 सही है और इसमें जो बात करी गई तीनों करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं 9, ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द, ये इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज द फ्यूल एंड इंटरनल कंब्यूशन। इसमें बात करता है किसकी, ये क्वेश्चन नंबर 90 की बात क्या करता है, इसके आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति इंजन के रूप में ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे वाहन चालक में हाइड्रोजन प्रकोष्ठ इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप देखोगे कि हाइड्रोजन ग्रीन, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ये कैन बी यूज डायरेक्टली, फ्यूल के लिए भी यूज किया जाता है। ये आप नेचुरल गैस के लिए यूज भी, फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है, और कैन बी, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑफ द रन ऑफ व्हीकल्स के लिए, तीनों के लिए यूज किया जा सकता है। इसलिए ये 90 का सी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 की बात अगर करेंगे तो इसमें दिया है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट NSMED Act 2006 of the median interpretation with the with and machinery between is the core and 5 करोड़, ये 25 करोड़ नहीं था। ये देखोगे 15 करोड़ से 25 करोड़ की बात करता है। क्लियर है? ऑल बैंक लोन्स ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये जो क्वालिटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, अगर दूसरे की बात करते हैं तो ये भी गलत है। इसका मतलब कि इसमें न पहला सही है न दूसरा सही है। इसका मतलब कि दोनों ही गलत है। इसके लिए नाइदर वन नॉर टू, यानी डी ऑप्शन सही है। 92 की सेंट्रल बैंक का आप डिजिटल करेंसीज की बात करते हैं तो इसमें बात ये करता है 1992 का, ये 92 की अगर बात करते हैं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में, ये आप देखोगे कि ये कह रहा है इट इज ए पॉसिबल टू मेक पेमेंट ऑफ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। ये बात सही है। ये जो आप देख रहे हो ये बहुत फेमस में रहा है स्विफ्ट सिस्टम। जब G7 से रसिया को निकाल दिया गया था, उसको स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया है। डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू सच एज ए टाइम फ्रेम एंड स्पेंडिंग। ये भी बात सही है। इसका मतलब इसमें दोनों सही है, 1 और 2 सही है। तो 92 का सी ऑप्शन सही है। 93 की बात करते हैं बीटा रिफर्स। बीटा रिफर्स क्या होता है, तो बीटा रिफर्स की अगर हम बात करते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू दैट द इंश्योर द इन्फ्लुएक्स, ये ध्यान देना, इनफ्लैक्चुएशन ऑफ द स्टॉक एंड चेंज ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट की, यानी डी ऑप्शन। ये बीटा जो बात करता है, बीटा जो रिफर्स जो बात करता है, ये डी ऑप्शंस की बात करता है। यानी कि डी ऑप्शन की बात करते हैं एक संख्यात्मक मान जो पूरे सटीक बाजार के होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक में ये विनिश्चयों को यानी फ्लैक्चुएशंस को ये मीजर करता है। तो ये बीटा रिफर जो है, ये इससे हम लोग स्टॉक मार्केट में जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में, हम इसको मेजर करने में यूज करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग करेक्ट आंसर की बात करता है। और 94 की बात करेंगे। और 94 में क्या कहा गया है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप
कार्यक्रमतः मूलतः ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचित एवं लघु ऋण प्रदान करता है, ये गलत है। दूसरा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। बात सही है, ये सही ऑप्शन है। और अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित ये वाणिज्यिक बैंक ये समर्थन देते हैं, इसका मतलब आप देखोगे कि 2 और 3 सही है। इसमें अगर हम बात कर लें तो 2 3 सही होने का मतलब केवल 2 ऑप्शन सही है, ये 2 और 3 सही है। तो इस आधार पर 94 का बी ऑप्शन सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कथन नंबर 1, 95 का स्टेटमेंट नंबर 1। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धन एवं पुनर्स्वास्थ्य देखभाल के मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। पहला ऑप्शन सही है। भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। तो ध्यान देना, दोनों ऑप्शन सही है लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बात करते हैं कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये ध्यान देना, बी ऑप्शन सही है, ये 95 का बी ऑप्शन सही। अब हम बात करते हैं 96 में हम लोग बात करेंगे। इसमें अकॉर्डिंग द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विथड्रॉल ईच ईयर। क्लियर है, ये बात सही है। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि भारत में अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले विश्व के लगभग 18% जनसंख्या पेयजल स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष के लिए भौम जल का 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। यह जरूरी नहीं है, 1/4 निष्कर्षण करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि कथन 1 ये स्टेटमेंट 1 जो है, ये स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। अब ध्यान देना कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ध्यान देना वो इनकरेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं 97, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस और करेक्ट आंसर की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों के आंतरिक विक्षोभों से बचाए। क्लियर है, बात सही है। भारत के संवैधानिक राज्यों को निवारण निरोध में रखे जा सकते हैं जो विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने के छूट प्रदान करता है, ये गलत है। आतंकवाद निर्वात 2002 में पुलिस समक्ष अभियुक्त को संस्कृति के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। इसका मतलब कि केवल एक सही है, ये आप देखेंगे कि केवल 1 सही है। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्ट द स्टेट फॉर्म ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्लियर है ये। अब हम बात कर लेते हैं, ये सिविल स्ट्राइक एंड फूड शॉर्टेज की बात करते हैं। और ये आप देखोगे कि मुख्यतः अगर हम मुख्यतः 98 की बात कर लें तो 98 की अगर हम बात कर लें तो यह सोमालिया होगा। ये ध्यान देना, यह सोमालिया अभी इसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम शायद आ रही हैं, अभी भी यहाँ इंटरनल या कोल्ड ये आप देखोगे इंटरनल वार चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 99, ये 98 का क्वेश्चन नंबर डी, ये क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी सही है, सोमालिया। अब आपको पता भी होगा कि ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर की बात करते हैं। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समिति नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है, बात सही है। ये जो आप देख सकते हो ये पहला ऑप्शन सही है, ये नागोया प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। दूसरा कह रहा है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्राकार्य है, यानी 99 का ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, बोथ ए और बी ये जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100, रेस्पेक्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, संसद के दोनों किसी भी सदन या राज्यों विधानसभाओं के, ये जो कह रहा है कि द मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो एलिजिबल टू द इंक्लूडेड द, ये नहीं है। ये जो कह रहा है नॉमिनेटेड, ध्यान देना, नॉमिनेटेड टू आइदर हाउसेज, ये आप देखोगे ये नहीं है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर ऑफ द वैल्यू वोट ऑफ द ईच एमएलए ऑफ द स्टेट, ये सही है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए मध्य प्रदेश ग्रेटर देन द, ये केरला, ये गलत है। द वैल्यू ऑफ द ईच एमएलए एंड पुडुचेरी हायर देन द अरुणाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ द रेशियो टोटल पॉपुलेशन एंड द टोटल इलेक्टिव पुडुचेरी ग्रेटर देन द, ये कंपेयर्ड द अरुणाचल, ये भी गलत है। इसलिए ये आप देखोगे कि इसमें केवल एक सही है, और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 100। और इसी के साथ आपको मैं बता दूं, आज मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यह पता चला, ये ध्यान देना, क्वेश्चन 100 को पता चला है कि नो डाउट बहुत टफ भी नहीं कहा जा सकता है और बहुत मॉडरेट भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन आया था, लेकिन ज्यादा टफ नहीं था। टफ में भी 3 वेराइटीज होती है, एक होता है लोअर टफ, एक होता है मिडिल टफ, एक होता है अपर टफ। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये लोअर टफ या मिडिल टफ के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जिस कैंडिडेट ने अभी मेरा कट ऑफ का मैंने वीडियो आप पे अपलोड कर दिया हूं, और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा उसका, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि 100 क्वेश्चंस को आपने बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया और सभी का सॉल्यूशन आपने देखा। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का जो कोर्स होता है या यूपीएससी का जो प्रिपरेशन होता है, यूपीएससी कोई कोर्स नहीं है, यूपीएससी एक लाइफ स्टाइल है। इसलिए जिस कैंडिडेट को अगर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है और अपने लाइफ स्टाइल में पर डे एक चैलेंज लेना है, उस स्टूडेंट के लिए तेजस आईएएस एकेडमी और उनकी पूरी टीम ने 2 जून को एक नया बैच लॉन्च किया है जो 2024-25 के लिए डेडिकेटेड होगा। इसके अलावा 2 ईयर और 3 इयर्स के कोर्स भी हमारे यहाँ प्लान कर लिए गए हैं, उसके भी बैच 2 से शुरू हो रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसका जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं, एटलीस्ट डेमो क्लास जरूर लें। यूपीएससी का जो सीएससी का मेंस एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज 11 जून को हमारे यहां शुरू हो रहा है, जिस कैंडिडेट को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, एज ए स्टेट टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो आपको 8 जून तक 8 जून 2023 तक आप इनरोल करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे यह कहूंगा कि जिनका पेपर खराब हुआ है वो निराश ना हो, उनके लिए पूरी कायनात है, पूरा टाइम है, जी जान से लगकर अगले साल की प्रिपरेशन में लग जाएं। जिनका कट ऑफ से एबव आ रहा है वो जी जान से 100 डेज का कोर्स में किस तरीके से सिविल सर्विसेज मेंस का प्रिपेयर किया जा सकता है उसको आप पढ़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे संस्था विजिट कर सकते हैं जो सुबह 6:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक ओपन रहता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से रहेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे और अपना जो टारगेट डिफाइन किए हैं वो जल्दी से जल्दी अचीव भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।